word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance, and India has every right to defend its people against terrorism. मौका भी हो और दस्तूर भी, एस जयशंकर कहां रुकने वाले हैं। आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए एस जयशंकर बस मौके की तलाश में रहते हैं। मंगलवार को विदेश मंत्री ने क्वाड विदेश मंत्री स्तरीय एक बैठक में हिस्सा लिया। एस जयशंकर के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी थे। फिर क्या था? जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। बातों ही बातों में भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी नसीहत दे डाली। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि पीड़ितों और अपराधियों को कभी समान नहीं माना जाना चाहिए। ये लाइन सीधे अमेरिका की ओर इशारा कर रही थी, जो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौलने की बात कहता है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद ट्रंप ने सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार ये जताने की कोशिश की कि ट्रेड डील के जरिए उसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तारीफ में कसीदे भी पढ़े थे। इसके बाद पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का अमेरिकी दौरा भी हुआ। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया था। अब भारत ने अमेरिका के सामने ही अपना विरोध दर्ज करा दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और हम उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्वाड पार्टनर इसे समझेंगे और इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए हमारे प्रयास एक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। ये आवश्यक है कि हिंद प्रशांत के देशों को विकास और सुरक्षा पर सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक विकल्प की स्वतंत्रता हो। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग अमेरिका विदेश विभाग के क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में पहुंचे। बैठक में जयशंकर ने कहा कि भारत अगले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की योजना बना रहा है। हमारे पास इसको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव हैं। मुझे यकीन है कि हमारे पार्टनर्स भी ऐसा ही करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और मुझे यकीन है कि हम सभी उसमें सहमत भी होंगे। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले मीडिया से ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विश्व को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। पीड़ितों और अपराधियों को कभी भी समान नहीं माना जा सकता और भारत को आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्री ने कहा कि और हम उस अधिकार का पुरजोर तरीके से प्रयोग भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे क्वाड साझेदार इस बात को समझेंगे और इसकी सराहना भी करेंगे। भारत ने आतंक और पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी है। ये मंच था संयुक्त राष्ट्र का और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे एस जयशंकर। आतंक पर भारत का रुख अब एकदम साफ है। किसी भी हाल में आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एस जयशंकर ने सीधे कहा, आतंकी संगठन अब कुछ देशों के प्रॉक्सी बन चुके हैं और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुआ जाए और परमाणु ब्लैकमेलिंग के सामने झुकने से इनकार कर दिया जाए। इतना ही नहीं, एस जयशंकर ने हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र किया और भारत के जवाबी एक्शन को जीरो टॉलरेंस का पैगाम बताया। एस जयशंकर 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। वहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आतंकवाद का मानवीय नुकसान नाम की एक प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन भी किया, जिसमें आतंक के शिकार आम लोगों की तस्वीरें और कहानियां रखी गई थी। इस मौके पर एस जयशंकर ने ये साफ किया कि अब दुनिया को चुनना होगा, या तो आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े हों या फिर चुप रहकर इसका समर्थन करें। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत का ये साफ संदेश आतंकवाद के खिलाफ न केवल भारत की नीति को दर्शाता है, बल्कि आने वाले समय के लिए दुनिया को चेतावनी भी देता है। ये प्रदर्शनी 30 जून से 3 जुलाई और 7 से 11 जुलाई तक 2 जगहों पर प्रदर्शित होगी।
ये उद्घाटन ऐसे समय पर हुआ जब मंगलवार को पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता शुरू करने जा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों जैसे मानवाधिकार, नियम कानून और देशों के बीच आपसी रिश्तों के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तब कट्टरता इसे हवा देती है। जब ये कई गैर कानूनी गतिविधियों को जन्म देता है, तब इसे दुनिया के सामने बेनकाब करना जरूरी है। बता दें कि इस प्रदर्शनी में पाकिस्तान आधारित कई आतंकी संगठन और लोगों के नाम भी शामिल हैं। जयशंकर ने कहा कि ये प्रदर्शनी आतंकवाद के शिकार हुए लोगों की आवाज को बुलंद करने की एक छोटी सी कोशिश है। ये उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्हें हमसे छीन लिया गया। हर तस्वीर, हर याद, हर शब्द उन जिंदगियों की कहानी बयां करता है जो आतंकवाद ने तबाह कर दी। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के शिकार परिवारों का दर्द हमें याद दिलाता है कि इसे हर तरह से खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी साझा है। संयुक्त राष्ट्र में हमें सिर्फ याद नहीं करना बल्कि उन मूल्यों और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे जिन्हें आतंकवाद नष्ट करना चाहता है। यूएन में भारत ने साफ कर दिया कि अब दुनिया को परमाणु हमले की जो धमकी है उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल कम्युनिटी को अब साथ आना चाहिए। रोटेशनल प्रक्रिया के तहत पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान को साल 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का अध्यक्ष चुन लिया गया है, जिसके बाद पूरी दुनिया को डर है कि कहीं आतंक का सरपरस्त मुल्क पाकिस्तान इस नई ताकत के बाद भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना न शुरू कर दे। इसी बीच पाकिस्तान भले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया हो, लेकिन आतंकवाद के मामले पर भारत हमेशा पाकिस्तान की पोल खोलने वाला ही रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो सुरक्षा परिषद में अपने सदाबहार मित्र चीन के साथ मिलकर काम करने वाला है, वो पहले भी ऐसा करता आया है। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बाद मंगलवार को भारत ने जोरदार पलटवार किया। भारत ने इस्लामाबाद की सीमा पार आतंकवाद में संलिप्तता को उजागर किया। भारत ने हाल के पहलगाम नरसंहार पर ध्यान दिलाया जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया था। यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता की चिंता के बीच उठाया गया है। जब भारत ने हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे को गरमाने की तैयारी करेगा। यही नहीं, कई वैश्विक मुद्दों पर अब पाकिस्तान भारत विरोधी कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के अध्यक्ष बनने से एक दिन पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र भवन के प्रवेश द्वार पर द ह्यूमन कास्ट ऑफ टेररिज्म नामक प्रदर्शनी आयोजित कर पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका को उजागर किया, जिसमें न केवल भारत बल्कि 9/11 जैसे वैश्विक हमलों की भी संलिप्तता दिखाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह प्रदर्शनी आतंकवाद के पीछे के दोषियों को बेनकाब करने और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की मांग के लिए है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि पाकिस्तान के अध्यक्ष बनने से क्या भारत को भी कोई नुकसान होगा? इसका जवाब है नहीं। पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की जुलाई 2025 की अध्यक्षता से भारत को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी अध्यक्षता का उपयोग जम्मू कश्मीर जैसे भारत के संवेदनशील मुद्दों को यूएनएससी के मंच पर उठाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यूएनएससी में स्थायी सदस्यों, विशेष रूप से भारत के सहयोगी देश जैसे अमेरिका, फ्रांस और रूस, इनके वीटो पावर के कारण इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई होने की संभावना नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए कूटनीतिक असुविधा जरूर पैदा कर सकता है। ये पूरी दुनिया को पता है कि सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान अपने सदाबहार मित्र चीन के साथ मिलकर काम करता है। अध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान को प्रक्रिया के नियमों और कूटनीतिक परंपराओं का पालन करना होगा, जिसमें सदस्यों को बोलने की अनुमति देना और प्रस्ताव पेश करना शामिल है। महीने का एजेंडा परिषद की बैठक के पहले दिन सर्वसम्मति से अपनाया जाता है। 2023 में रूस ने अमेरिका और अल्बानिया की अध्यक्षता के दौरान इसे अवरुद्ध किया था। इसके कारण परिषद को अस्थायी एजेंडे के साथ काम करना पड़ा। अध्यक्ष के रूप में इस्लामाबाद उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रम अपनी पसंद के विषयों पर खुली बहस के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान उच्च स्तरीय बैठकें और खुली बहस आयोजित कर सकता है। इसका स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद अधिकांश बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
लेकिन उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार जैसे नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर सकता है, लेकिन ईरान और इजराइल हमास संघर्ष जैसे मुद्दों पर वो रूस और चीन के साथ है।